हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें आज की रिवीजन सीरीज में हम आज से आपको पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे इससे पहले आपको साइंस में बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है, फिर हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है। अगर अभी तक आपने ये सारी सीरीज नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके ये सारी सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पूरी सीरीज को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको बीईओ एग्जाम के लिए जीएस सेक्शन के जितने भी पार्ट हैं उन सबकी रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना के कारण क्या हुआ है, आपके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। लेकिन आपको जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपने सिलेबस का बार बार रिवीजन करते रहना है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए जीएस सेक्शन की आपको सारी रिवीजन सीरीज दी जा चुकी, जैसे आपको हिस्ट्री की दी जा चुकी, साइंस में बायोलॉजी की दी जा चुकी। अभी हम पॉलिटी को कंप्लीट करने के बाद आपको ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, एनवायरनमेंट की, इन सब की रिवीजन सीरीज दी जाएगी। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री की भी रिवीजन सीरीज आपको दी जाएगी। तो इसलिए वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए तथा नोट्स बनाते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन से। आज की इस रिवीजन सीरीज में हम आपको संविधान के बारे में, संविधान की विशेषताएं, संविधान के प्रकार, फिर भारतीय संविधान के गुण क्या है, भारतीय संविधान में क्या हुआ, संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ब्रिटिश शासन में कौन कौन से एक्ट आए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं संविधान व राज्य व्यवस्था। तो पहले हमें पता है कि संविधान क्या होते हैं। संविधान आपका दो शब्दों से मिलकर बनना है। पहला क्या होता है सम, और दूसरा क्या होता है विधान। तो आपको पता है सम का तात्पर्य क्या होता है या विधान का तात्पर्य क्या होता है। तो सम का तात्पर्य होता है बराबर। क्या मतलब होता है सम का अर्थ बराबर होता है, और विधान का तात्पर्य क्या होता है नियम व कानून। तो संविधान का सरल शब्दों में अर्थ क्या होता है, ऐसा नियम व कानून जो सबके लिए बराबर हो, वो क्या होता है आपका संविधान होता है। अब राज्य व्यवस्था की होती है, तो व्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है तरीका, एक व्यवस्थित ढंग, एक व्यवस्थित तरीका। तो उन्होंने कहा कि राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो एक व्यवस्थित तरीका होता है, तो क्या होता है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य की, किसी चीज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो आपको क्या नियम कानून होने चाहिए। तो क्या होता है राज्य व्यवस्था में हम क्या करते हैं, संविधान का प्रयोग करते हैं, और संविधान में क्या सबके लिए समान रूप से नियम कानून बने हैं। ये इसीलिए क्या होता है संविधान और राज्य व्यवस्था आपस में संबंधित है, क्योंकि क्या होता है आपको राज्य व्यवस्था को, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको संविधान की आवश्यकता पड़ती है। हर चीज व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए क्या एक समान नियम कानून हो। और ये आपके क्या हो गया संविधान व राज्य व्यवस्था हो गई। अब आपको ये पता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे आप सबको पता है कि प्राचीन काल में क्या होता था, मनुस्मृति, वेदों को, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कुरान, हदीस या अन्य धार्मिक ग्रंथों, इन सबको आधार मान के क्या किया जाता था, न्याय किया जाता था। जैसे आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल के जो राजा महाराजे तो क्या करते थे, वेदों आदि के आधार मान के कि वेद ने इस चीज़ के लिए मनाही, उस काम को करने पे दंड मिलता था, ऐसे दंड मिलता था। फिर कई बार क्या हुआ मनुस्मृति को आधार बनाएगा। फिर जब क्या हुआ भारत में मुगलों का शासन आया तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी कुरान थी, हदीस थी, उनके आधार पे किया। फिर जैसे सिख थे तो उन्होंने क्या किया, सिखों के ने क्या किया, जो उनके धर्म ग्रंथ थे, इस सब के आधार पे क्या हुआ, नियम कानून तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन क्या था सबके नियम कानून अलग अलग बने हुए थे। कुछ चीज़ें जैसे क्या था मुगलों के अलग नियम कानून थे, क्योंकि वो कुरान के आधार पर करते थे। अब इनके क्या था वेदों के आधार पर जो करते थे अलग नियम कानून थे, कुरान में अलग नियम कानून कुछ थे। तो इन सब के आधार पर क्या हो रहा था, पूरे देश के लिए एक नियम कानून नहीं बन पा रहा था। इसलिए क्या हुआ संविधान का विकास हुआ, कि जैसे संविधान में क्या होता है इस दंड पे क्या होगा, इसी चीज को होगा कि इस गलती पे आपको यही दंड मिलेगा, इस क्षेत्र में इसको मिलेगा। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, कई बार क्या होता है एक ही सजा में राजा किसी को सजा दे देता था और किसी की सजा माफ कर देता था। तो इन सब के कारण क्या हुआ संविधान का निर्माण आवश्यक हो गया था। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं संविधान के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आपको पता है कि संविधान के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं।
पहला क्या होता है, लिखित व निर्मित संविधान। कई बार क्या होता है उसे लिखित दे देता है या कई बार उसको निर्मित संविधान दे देता है। और दूसरा आपका क्या होता है, अलिखित व विकसित संविधान। तीसरा आपका संघात्मक संविधान होता है और चौथा आपका एकात्मक संविधान होता है। तो चलिए हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला आपका क्या है, लिखित व निर्मित संविधान। जैसे आपको पता है कि भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो भारत का संविधान क्या है, लिखित व निर्मित संविधान है। क्योंकि भारत का जो संविधान है, जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में अलग अलग सदस्य बने, अलग अलग समितियां बनी, उन सबके सम्मिलित रूप से अध्ययन के पश्चात कुछ विदेशों से स्रोत से लिया गया, विदेश के संविधान से लिया गया, जैसे अमेरिका के, कनाडा के, रूस के, कुछ भारतीय संविधान में अपना निर्माण किया। इन सब के आधार पर हमने संविधान को लिखा गया है। और भारत का संविधान कैसे लिखा हुआ है, लिखित संविधान और निर्मित संविधान, क्योंकि हमारे संविधान का क्या गया है, निर्माण किया गया है। तो कहेगा ऐसा संविधान जो लिखित किया गया, जिसको लिखित रूप में भी प्रमाणित तो निर्माण किया गया, वो आपका कैसा होता है, लिखित व निर्मित संविधान। अब दूसरा संविधान होता है लिखित व विकसित संविधान, अलिखित व विकसित संविधान। अलिखित जैसे क्या होता है आपका ब्रिटेन का संविधान। अब आपके ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है। अब विकसित कैसे, वहाँ पे क्या हुआ, जो प्राचीन समय से परंपराएं, नियम, कानून चलते आ रहे, धीरे धीरे क्या हो गया, वही वहाँ के संविधान बन गए। कि जो पहले से नियम कानून धीरे 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 चलते रहे, वो क्या हो गया, वहाँ के कानून बन गए। उन कानूनों को कहीं लिखित रूप से प्रमाण नहीं है, कहीं निर्माण नहीं किया गया कि इसमें क्या होगा, इस दंड मिलेगा, इसमें क्या होगा, ये दंड मिलेगा, ऐसा कोई निर्माण नहीं। जो वहाँ पे ऐसे केसेस आते रहे, वहाँ पे जो नियम बनते गए कि इस कंडीशन में ऐसा होगा, ऐसे कंडीशन में ऐसा होगा, वही धीरे धीरे नियम कानून बनते बनते क्या होगा, संविधान का निर्माण बन गया उनके। लेकिन वहाँ के संविधान का कोई निर्माण नहीं किया गया। जैसे केस आते हैं, जैसे मान लीजिए चोरी घटना, तो वहाँ पे ये दंड हुआ, और कोई दूसरी चीज़ है तो उसमें ये दंड हुआ। तो धीरे धीरे जो नियम कानून बनते रहे, वही वहाँ के संविधान बन गए। इसे आप क्या बोलते हो, अलिखित व विकसित संविधान। क्योंकि वहाँ के संविधान का निर्माण नहीं किया गया, वहाँ के संविधान का धीरे धीरे विकास हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया, अलिखित व विकसित संविधान। तो आप ये दोनों पॉइंट समझ गए कि लिखित और निर्मित संविधान जैसे भारत का है, अलिखित व विकसित संविधान क्या है, ये जैसे ब्रिटेन का है। अब तीसरा पढ़ते हैं संघात्मक संविधान। अब संघात्मक संविधान क्या होते हैं, जहाँ पे शक्तियों का क्या होगा, आपका बंटवारा हो गया, शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, विकेंद्रीकृत हो जाएंगी। मतलब क्या होते हैं, शक्ति एकात्मक संविधान में आपकी शक्तियाँ क्या होती हैं, केंद्रीकृत होती हैं, जबकि संघात्मक संविधान में आपकी शक्तियाँ क्या होती हैं, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का तात्पर्य क्या होता है, आपकी शक्तियाँ वितरित हो गई हों। जैसे भारत में क्या होते हैं, शक्तियाँ वितरित हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास रहती हैं, कुछ क्या आती है, राज्य के पास रहती हैं। तो ये कैसा संघात्मक संविधान है। लेकिन भारत का संविधान भी किसी कंडीशन में क्या होता है, एकात्मक बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान एकात्मक कब बन जाएगा, जब क्या होगा, देश के ऊपर कोई आपातकाल लग जाएगा, कोई ऐसी कंडीशन, युद्ध आ जाएगा, या कोई आपात स्थिति आ जाएगी, कोई वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, भारत का संविधान भी एकात्मक संविधान हो जाता है। एकात्मक संविधान का तात्पर्य क्या होता है, उस समय सारी शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, राष्ट्रपति के पास अधीन हो जाती हैं। और वैसे हमारे भारत का संविधान कैसे, शांति काल में, जैसे क्या होता है, शांति काल में क्या होता है, जब कोई युद्ध ना हो, कोई आपातकाल ना हो, उस समय हमारा संविधान कैसे, संघात्मक संविधान। जो शक्तियाँ होती है केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग बटी होती हैं। एकात्मक संविधान जैसे आपके अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान कैसा है, एकात्मक संविधान। वहाँ पे शक्तियाँ क्या होती है, केंद्रीकृत होती, सारी शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति के पास अधीन होती है। तो ये आपका कौन सा हो गया, एकात्मक संविधान। तो अगर आपसे कभी पूछे जाते हैं संविधान के कितने प्रकार हैं, तो कितने, 4 प्रकार हैं। पहला आपका लिखित व निर्मित संविधान, दूसरा आपका अलिखित व विकसित संविधान, तीसरा क्या है आपका संघात्मक संविधान, और चौथा क्या है आपका एकात्मक संविधान। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। जैसे आपको पता है ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, विकसित संविधान है। और क्या है भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कैसा, लिखित संविधान व निर्मित संविधान है। और भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक संविधान। कैसा है, भारत का संविधान संघात्मक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वित्तीय, मतलब वही वित्तीय आपातकाल या वैसे आपातकाल या युद्ध की स्थिति हो जाए, तो उस टाइम पे भारत का संविधान भी कैसा हो जाता है, एकात्मक संविधान हो जाता है। कह रहा है कि जैसे क्या होता है, भारतीय संविधान संघात्मक एकात्मक दोनों है। मुख्यतः ये क्या होता है, संघात्मक होता है, लेकिन कुछ ऐसे आपात स्थितियों में एकात्मक हो जाता है। भारत में संघात्मक संविधान लागू है, लेकिन आपातकाल के दौरान हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है।
और संपूर्ण शक्तियाँ क्या होती है, केंद्र में निहित हो जाती हैं। जैसे आपने देखा उस टाइम पे वित्तीय आपातकाल लगा था, तो वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किए जाते हैं। तो क्या होता है, सारे शक्तियाँ, सारे निर्णय क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति के पास एकत्रित हो जाते हैं, शक्तियाँ सारी क्या हो जाती है, उनके पास केंद्रीकृत हो जाती हैं। कब ये हो जाती है, जब हमारे यहाँ क्या होता है, एकात्मक संविधान लागू होता है। अगर आपसे पूछता है एकात्मक संविधान कब लागू होते हैं, तो आपात स्थिति में। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे और इसके संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि क्या, इस सब के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हो, हमें संविधान में कौन कौन से गुण हैं, क्या मतलब प्रस्तावना, क्या मौलिक अधिकार, इन सब का डिटेल से हम नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। चलिए हम पहले पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। पहली संविधान की विशेषता क्या है, लिखित व निर्मित है। जिससे पता है कि हमारे संविधान क्या लिखित भी है और निर्मित भी है। हमारे संविधान का जो संविधान की मूल कॉपी वो लिखी हुई रखी हुई है, तथा इसका निर्माण किया गया है। और निर्माण जैसे किसके, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो हमारे संविधान के निर्माण में कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जैसे अलग अलग समिति बनी थी, जैसे झंडा समिति अलग थी और अलग अलग समितियां बनी थी, उन सब के अलग अलग अध्यक्ष थे। उन सब के सर्वमत होने पे क्या होता था, कोई प्रस्ताव पारित होता तो फिर उसको संविधान में जोड़ते थे। इस तरह से क्या हुआ, हमारे भारतीय संविधान का क्या हुआ, निर्माण किया गया और लिखित रूप में भी उपलब्ध है। और हमारा संविधान क्या कठोर व लचीला है। भारत का संविधान जो कठोर तथा लचीला दोनों का संगम है। क्या कुछ स्थिति में क्या होता है, भारत का संविधान कठोर है, जिससे क्या होता है, किसी भी स्थिति में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल जो भाव है उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा संविधान कठोर है। और कुछ स्थिति में ऐसा क्या होता है कि हमारे संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे, बहुत सारे एक्ट आप देखते हैं कि बहुत सारी अनुसूचियां, उनमें बहुत सारे खंड जोड़े गए। तो क्या हो रहा है, लचीला भी है कठोर भी। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें क्या हो गया, हमारे भारत का संविधान कठोर रहेगा। जैसे क्या होता है, सब प्रस्तावना का जो मूल भाव लिखा गया है उसमें उन्होंने कहा किसी भी जिसका मूल भाव उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो हमारा संविधान क्या होता है, कुछ स्थिति में बहुत ही कठोर हो जाता है और कुछ स्थिति में क्या है, लचीला है। और हमारा भारत का संविधान क्या, विश्व का विशालतम संविधान है। इस चीज को भी याद रखना कि भारत का जो संविधान है विश्व का क्या है, विशालतम संविधान है। क्योंकि जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था, जब उस समय बना था, तब क्या था, इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। जैसे कि आप सबको पता है अब तो ये सब बढ़ चुके हैं, आपके भाग बढ़ चुके हैं, अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं, अनुच्छेद क्या हो गए, 444 हो चुके हैं, इससे अधिक हो चुके हैं। तो कह इस समय जब इसका निर्माण भी हुआ था तब भी ये क्या था, विश्व का विशालतम संविधान था। कौन सा, भारत का संविधान। तो ये आपने पढ़ लिया भारत के संविधान के गुण कौन कौन से। पहला आपका लिखित व निर्मित संविधान है, दूसरा कठोर व लचीला संविधान है, तीसरा क्या, विश्व का विशालतम संविधान है। अगर कभी पूछते हैं कि भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था तो इसमें कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। अब चलिए हम पढ़ते हैं संविधान के स्रोत। जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ था इसके स्रोत कौन से, कुछ आपके क्या हुए, आंतरिक स्रोत थे, कुछ आपके विदेशी स्रोत थे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका क्या हुआ, आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत में क्या हुआ था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जैसे आपको पता है 1935 में क्या होता है, भारत सरकार का अधिनियम आया था। जब मैंने आपको क्या है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब भारत का क्या हो गया, स्वतंत्रता मिली, तो कहा गया कि जब तक भारत का क्या हो जाएगा, नवीन संविधान का निर्माण नहीं कर लेता। जैसे आपको पता है 1947 में स्वतंत्रता मिलने भारत क्या हो गया, अंग्रेजों ने कहा कि 2 अधिराज्य में विभाजित हो सकते हैं। वो 2 अधिराज्य कौन कौन से होते, भारत और पाकिस्तान। उन्होंने कहा जब तक दोनों अधिराज्यों का क्या होगा, अलग अलग संविधान का निर्माण नहीं कर पाते, तब तक क्या होगा कि शासन व्यवस्था क्या होगी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलेगी। तो ये आपका क्या हो गया था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम आंतरिक स्रोत है, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें हमारे संविधान में ग्रहण की गई। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी स्रोत हुए, जैसे हमने ब्रिटेन के संविधान से कुछ चीज़ें ली, कुछ अमेरिका से, कुछ रूस से, कुछ जापान से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से। जैसे हमने मौलिक अधिकार लिए कि अलग अलग चीज़ें निकाली, अलग अलग संविधानों से ली। तो ये आपके क्या हो गए, विदेशी स्रोत हो गए। इसके बारे में डिटेल से हम जब पढ़ेंगे, जब भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। और अगला क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है। 18 वर्ष से उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदान दे सकता है, सिवाय क्या वो पागल अथवा दिवालिया न हो।
ये दो कंडीशन होती है। वो व्यक्ति पागल ना होना चाहिए तथा दिवालिया ना होना चाहिए। उसके बाद का जो भी व्यक्ति क्या होगा, वयस्क होगा। वयस्क क्या मतलब जो 18 वर्ष से अधिक हो, उससे क्या होगा, मतदान देने का अधिकार है। और अगला क्या होता है, हमारे संविधान में क्या हुआ है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि नागरिकों को मौलिक अधिकार सर्वप्रथम किसने दिए थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन सब का भी हम आगे पढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारे संविधान के गुण क्या, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है कि हमारे यहाँ जो जैसे भारत का नागरिक है, ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ राज्य की अलग नागरिकता होती है, देश की अलग नागरिकता। हमारे यहाँ का एक नागरिकता है। पहले क्या था, जो हमारे जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू होता, उस टाइम में क्या था, जम्मू कश्मीर का नागरिक की नागरिकता क्या होगी, अलग। जो भारत का नागरिक होगा, जम्मू कश्मीर का भी नागरिक नहीं होगा। ये पहले था, जब क्या था, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होता है। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया, जम्मू कश्मीर से तो अनुच्छेद 370 हट चुका है। तो इसलिए क्या, हमारे भारत में एकल नागरिकता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, पूरे भारत में कहीं भी रह सकता है, निवास कर सकता है, वहाँ पे व्यापार कर सकता है, अपने जीविकोपार्जन के धन एकत्र कर सकता है। ये हमारी क्या होती है, लोक एकल नागरिकता है। दूसरी अगला पॉइंट क्या होता है, लोक प्रभुता। लोक प्रभुता का तात्पर्य क्या होता है, जनता जनार्दन, मतलब जनता की सरकार का जनता के द्वारा निर्वाचन किया जाए। जैसे आप सब जानते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अपना मतदान देती है, स्वयं अपने नेता का चुनाव करती है। तो इसमें क्या, लोक प्रभुता, जनता की ही प्रभुत्ता रहती है। और अगला क्या, संघानात्मक शासन है। हमारे भारत का संविधान कैसे संघात्मक, हमारे यहाँ क्या होती है, शक्तियाँ विकेंद्रित करते हैं। केंद्र की अपनी अलग शक्तियाँ, राज्य की अपनी अलग शक्तियाँ हैं। केंद्र क्या करते हैं, जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक राज्य के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं देता। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती कि कोई आपात स्थिति आ जाती, तो हमारा संविधान कैसा हो जाएगा, एकात्मक संविधान हो जाएगा। और अगला क्या होता है, संसद और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग है। जैसे आपको पता है कि कानून, नियम, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, नियम कानून का, तो इनका निर्माण कहाँ पे होता है, संसद में। और हमारा जो संविधान बना है, उसका संरक्षण कहाँ पे होता है, तो उसका संरक्षण कहाँ पे होता है, न्यायपालिका में। संविधान का संरक्षण, जो संविधान के मूलभूत ढांचा है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें परिवर्तन तो नहीं हुआ, और इन सब का ध्यान कौन रखता है, न्यायपालिका। लेकिन कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो कहाँ पे बनता है, जैसे क्या हुआ, आपको पता है, इससे कुछ पहले क्या होता है, जीएसटी का बिल पारित हुआ, तो ये कहाँ पे पारित हुआ, संसद में तो ये पारित हुआ था। तो ये क्या होता है, हमारे जो नियम होते हैं, नए नियम, नए कानून, ये सब कहाँ पे बनते हैं, संसद में बनते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए क्या होगा, किसी कंडीशन में ऐसा हो कि संसद में कोई गलत नियम कानून पारित हो रहा है, तो हमारी न्यायपालिका क्या कर सकती है, उसमें दखल दे सकती है। और न्यायपालिका किसके आधार पर कार्य करती है, अगर कभी पूछते हैं, तो न्यायपालिका संविधान, जो संविधान में उल्लेख है, न्यायपालिका क्या करती है, कोई भी न्यायपालिका, सरकार, सब क्या करते हैं, संविधान के आधार, संविधान के अधीन रह के ही कार्य करते हैं। तो न्याय, हमारा जो संविधान है, संसद और न्यायपालिका दोनों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। जैसे संविधान में के नियम कानून जो नए जोड़ने होते हैं, नया क्लॉज छोड़ना होता है, इस सब का निर्माण कहाँ होता है, संसद में। और न्यायपालिका आपकी क्या करती है, संविधान का संरक्षण करती है। तो इसलिए कहते हैं कि संसद और न्यायपालिका के बीच जो मध्यस्थता का कार्य करता है, कौन करता है, संविधान करता है। हमारे जो संविधान का संरक्षण कौन करता है, न्यायपालिका करती है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। अभी आपने संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के प्रमुख गुण के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान निर्माण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे बनी। जैसे आपका संविधान निर्माण तो मूल रूप से क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात हुए, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या हुई थी, ब्रिटिश शासन के अधीन से ही बनने लगी। जैसे आपके चार्टर एक्ट आते हैं, 1935 का अधिनियम आता है, इसके अलावा 1853 का चार्टर एक्ट आते हैं, और भी योजनाएं आती रहती हैं। इन सब से क्या होता है, आधार बनने लगा था। जैसे आपको पता है कि 1600 में क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, अपने चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया था। अगर आपसे कभी पूछे चार्टर का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है, तो चार्टर का आपका क्या होता है, सरल शब्दों में तात्पर्य होता है सरकारी। क्या होता है, सरकारी। जैसे आपको पता है कि भारत में जैसे अंग्रेज है, ब्रिटिश आए थे, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, ये सब क्या थे, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। जिसमें मैंने आपको मॉडर्न स्टीम पढ़ाया था, इन सब के पहले क्या हुआ, आपस में संघर्ष हुआ, जिसमें धीरे धीरे क्या हो गया था, अंग्रेजों की विजय हो गई। अब जो अंग्रेजों को धीरे धीरे इन्होंने व्यापार में एकाधिकार प्राप्त किया। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, सत्ता में दखल देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल कर ली।
ये सब कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। जैसे आपको सबको पता है कि महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को भारत में व्यापार करने आए, तो इनको आज्ञा किसने प्रदान की थी? तो इसको किसने की थी? महारानी एलिजाबेथ ने। इसके पश्चात क्या होता है? जेम्स प्रथम ने इनको क्या किया? महारानी एलिजाबेथ ने 10 वर्ष का राज्याज्ञा पत्र प्रदान किया था। इसके पश्चात क्या होता है? जेम्स प्रथम आते हैं, जो इन्हें अनिश्चित काल के लिए राज्याज्ञा पत्र प्रदान करते थे कि आप जब तक चाहे भारत में व्यापार कर सकते हैं। इसी धीरे धीरे क्या होता है? पहले व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, फिर ये अंग्रेज क्या करते हैं? धीरे धीरे भारत में अपनी क्या करते हैं? सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे? बंगाल पे किया। अगर उस टाइम पे पूछिएगा बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ था, तो आपको मुर्शिद कुली खां हुआ था। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसी समय क्या करता है? मुर्शिद कुली खां क्या करता है? स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक, तो बंगाल का स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। उस समय में क्या था? बंगाल एक बहुत ही संपन्न राज्य था, क्योंकि बंगाल के अंदर कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा आदि का भी क्षेत्र आता था। तो इसी के सब क्या हुआ? उन्होंने सबसे पहले बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। इसमें क्या हुआ कि बंगाल में युद्ध हुआ, जैसे आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ। जैसे 1757 में आपका क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ। इसके पश्चात क्या हुआ? 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हो गया? अंग्रेजों को जीत मिल गई। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या हुआ? अपने क्या किया? वो बनाने की कोशिश की, अपनी शासन व्यवस्था संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? राजनीतिक दखल अंदाजी प्रारंभ करने लगे थे। इसी समय क्या हुआ? धीरे धीरे कंपनी को सुधार करने की कोशिश करते रहे, और इसी समय विभिन्न अधिनियम पारित हुए। तो चलिए हम एक एक करके अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। पहला आपका क्या हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो चलिए हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? ये अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला कानून था। इस पॉइंट को भी याद रखना। अगर आपसे कभी ऐसा पूछते हैं कि अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया पहला कानून कौन था, तो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट क्या हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई। जैसे आपको पता है कि प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा था? अंग्रेज क्या हो रहे थे? किंग्स मेकर की भूमिका में आ रहे थे। अंग्रेज क्या हो रहे थे? प्लासी बक्सर के युद्ध के समय किंग्स मेकर की भूमिका में आ गए थे, कि स्वयं तो शासक नहीं बन रहे थे, लेकिन क्या होते? जिसको चाहते थे अपनी इच्छा से, जैसे आप देखेंगे मीर जफर को, मीर कासिम को शासक बना रहे थे। ये सब क्या रहते? अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए थे। इस तरह से क्या हो रहा था? धीरे धीरे अंग्रेज आ रहे थे सत्ता में। मतलब पहले इन्होंने क्या किया? अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रारंभ करने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? प्रत्यक्ष रूप से। तो इसी समय इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किया। अब क्या हो रहा था? इस टाइम पर इन्होंने बंगाल का आधिपत्य भी स्थापित कर लिया था। तो इन्होंने क्या कर लिया? बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया, कि जो क्या करेगा? बंगाल की पूरी देखरेख करेगा। और इस टाइम पे इन्होंने क्या किया? तो जो बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा, इसको क्या? मद्रास था, इसको क्या कर दिया था? मुंबई प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। जैसे आपको पता है इस टाइम पे बंगाल का ही बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फिर उन्होंने क्या किया? जो मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी थी, उसको भी एक साथ क्या कर दिया? बंगाल प्रेसिडेंसी से मिला दिया, और वहाँ का क्या किया? गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो अब आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कौन कौन क्षेत्र आते हैं। पहली तो आपके बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसके अलावा इन्होंने क्या किया? मुंबई प्रेसिडेंसी। अब मुंबई प्रेसिडेंसी में क्या था आपका? जैसे मद्रास वगैरह भी था, मुंबई तो था ही, ये सब क्या हो गए थे? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए थे। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल की इन्होंने क्या किया? 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की, कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल के लिए उन्होंने एक 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की, जिससे क्या होगा कि शासन व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अगर आपसे कभी ऐसे पूछते हैं कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो होते हुए तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब इस एक्ट के तहत आपको जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, इसके तहत क्या हो गया? तो कंपनी को निजी व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके क्या पहले क्या होता? जैसे आपको दस्तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि दस्तक किसने प्रदान किया था? फर्रुखसियार ने। उत्तर मुगल सम्राट जो आपका था फर्रुखसियार। दस्तक क्या होता था? एक ऐसा दस्तावेज था जो क्या होता है? कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देता था। इससे क्या होता? कंपनी के साथ साथ क्या कर रहे थे? व्यापारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। बहुत से व्यापारी कंपनी के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था? कंपनी को भी घाटा हो रहा था। तो इस एक्ट में क्या हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी ने कहा कि कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा। कंपनी ने क्या कर दिया? आपके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर आपसे पूछता है कि कंपनी ने निजी व्यापार पर प्रतिबंध किस एक्ट से लगाया था, तो किसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से।
इसके अलावा कंपनी ने उपहार और रिश्वत लेने व देने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति से उपहार ले रहे थे या दे रहे थे, इससे क्या हो रहा था, शासन व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा था। क्योंकि उस टाइम पे कंपनी क्या कर रही थी, बहुत सारे लोग क्या व्यापारी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिश्वत ले रहे थे या दे रहे थे, इससे क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी ने क्या किया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा। इसके अलावा क्या हुआ, भारतीयों से उपहार लेने या देने पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी के तहत क्या हुआ था, आपके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे आप वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, उस टाइम पे से क्या बोलते थे, कलकत्ता। वहाँ पे क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कहता है कि अगर यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, लंदन में अपील कर सकते हैं, लंदन के कोर्ट में। ऐसा नहीं था कि यहाँ का ही निर्णय सर्वमान्य था। जैसे अब क्या होता है, भारत का क्या होता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा आपका सर्वमान्य होगा, लेकिन उस समय क्या था कि इसके निर्णय के विरुद्ध भी आप अपील की जा सकती थी। तब से पूछ सकते कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, कौन से हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसके बाद हम अगला एक्ट पढ़ लेते हैं। अगला कौन सा एक्ट आएगा, आपस पिट्स इंडिया एक्ट है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो ये कब आया, 1784 में। इसमें क्या हुआ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया। दोहरे प्रशासन के लिए क्या किया, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। एक्चुअली क्या हो रहा था, इसमें कंपनी इस टाइम पे क्या हो रहा था, राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। जैसे क्या हो रहा था, अब शासन व्यवस्था को अपने हाथों में संभालने की कोशिश कर रही थी। जैसे अलग अलग बंगाल के साथ, जैसे आपने पढ़े थे, आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे थे, आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे, ये सारे युद्ध हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, कंपनी क्या हो रही थी, अपने शासन व्यवस्था का प्रचार कर रही थी, प्रसार करना चाहती थी। इसलिए कंपनी ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कहा कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कर अलग अलग हो जाएंगे। और राजनीतिक मामले में इन्होंने क्या किया, निकाय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इन्होंने एक क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा कि एक जो सदस्यों की एक कमेटी स्थापित की, जिससे क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने कहा ये सिर्फ क्या करेगी, भारत में जो भी राजनीतिक मामले होंगे उनको देखेगी। और एक इन्होंने किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा ये सिर्फ क्या करेगी, कंपनी के वाणिज्यिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है उसको कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए। इसी तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी ने क्या किया, दो तरह की स्थापना की। पहला क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप क्या करेगा, सिर्फ राजनीतिक मामले देखेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, सिर्फ वाणिज्यिक बिजनेस से रिलेटेड मामले को देखेगा। ये आपका किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब चलिए हम अगला पढ़ देते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट। अब आपके क्या होता है, 1793 में चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम आता है। अब इसमें क्या होगा, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो आपको कंपनी को अधिकार पत्र था उसको क्या कर दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा एक चीज और हुई, इसमें क्या हुआ, जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जैसे आपको पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस लिए की गई, राजनीतिक मामलों के देख रेख के लिए कंपनी ने की। अब कंपनी ने कहा कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी हैं इनका वेतन क्या होगा, हम भारत के भारतीय कोष से देंगे। इन्होंने कहा जो भारत के संचित निधि भारतीय कोष से, इसी के द्वारा क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब भारत की देखरेख कर रहे हैं तो उसका वेतन भी क्या होगा, भारत की कोष से दिया जाएगा। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसका वेतन कहाँ से मिलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास से देती थी या भारत के कोष से देती थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी अधिकारी थे उनको वेतन भी भारत के कोष से ही दिया जाता था। अब चलिए हम अगला एक्ट पढ़ लेते हैं, आपका 1813 का चार्टर एक्ट। जैसे आपका 1793 का चार्टर एक्ट की बात किया हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या होगा, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि कंपनी ने इस टाइम पे क्या किया था, अपने व्यापार पे एकाधिकार समाप्त मतलब कर लिया था कि सारे व्यापार वही कर रही थी। इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर दिया कि इस एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर देगा। लेकिन दो चीजें ऐसी रही जिसमें क्या हुआ, कंपनी ने अपना एकाधिकार नहीं समाप्त किया। पहली क्या थी, चाय व चीनी। इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजों में कंपनी ने क्या कर दिया, अपना एकाधिकार समाप्त कर लिया, लेकिन इसमें अपना एकाधिकार उसने बनाए रखा था। इसके पश्चात क्या हुआ, इसमें उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में रखा कि भारतीय शिक्षा के लिए हम वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ये आपके किस एक्ट में बोला गया था, तो आपके इसमें पिट्स चार्टर वाले में बोला गया था। इसके पश्चात आपका क्या होता है, 1833 का चार्टर अधिनियम आता है।
अब जब आपका 1833 का चार्टर अधिनियम होता है तो उसमें क्या करते हैं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जैसे अभी क्या हुआ था, जब वहाँ पे क्या हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन आपका 1833 का चार्टर अधिनियम क्या होता है, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहते हैं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो कब बनाया गया था, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हुआ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसमें क्या हुआ, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। इसमें इन्होंने सिर्फ बात कही थी कि हम क्या करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम में, क्योंकि सिविल सेवकों के लिए क्या होगा, खुली प्रतियोगिता कराई जाएगी। लेकिन अभी ये क्या होगी, सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं होगी। अब इसके पश्चात क्या, भारत के प्रथम विधि आयोग का हेड किसको बनाया, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा के लिए एक नीति दी थी, फिल्ट्रेशन मेथड। क्या दिया था, निस्संदन प्रणाली या फिल्ट्रेशन मेथड। उन्होंने क्या क्या करें, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दिया जाए। उन्होंने कहा जब उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो धीरे धीरे शिक्षा क्या होगी, छनते हुए निचले तबके तक ही पहुंच जाएगी। किसने बोला था, लॉर्ड मैकाले ने। और लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम होगा वो कौन होगा, अंग्रेजी भाषा होगा। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा का काफी विरोध किया। उन्होंने कहा भारत की शिक्षा के अंधविश्वास, पाखंडों से भरी हुई, इन सब बातें किसने बोली, लॉर्ड मैकाले ने अपनी पुस्तक में बोली थी। और अब लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा कि तो भारत में शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, वह किस में होगी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये आपके किस अधिनियम में कहा गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम में बोला गया। इसके पश्चात क्या हो गया, 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। जैसे आपको पता है कि 1833 में कहा गया था कि सिविल सेवकों के लिए क्या करेंगे, खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या होता है, सिविल सेवकों के लिए पूरी व्यवस्था का आरंभ किया जाता है। वहां पे सिर्फ बात की गई थी। और 1853 के चार्टर अधिनियम से क्या होता है, पूरी व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। केवल सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। जैसे आपको पता है कि 1857 में क्या होता है, आपका एक विद्रोह होता है जिसे आपको सैनिक विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या अन्य नामों से जानते हैं। ये आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था कि जो भारत का संविधान का विद्रोह होता है, क्यों होते हैं, जैसे मेरठ से प्रारंभ होता है। मेरठ में क्या होता है, मंगल पांडे के द्वारा ऐसे ये क्या होता है, विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के पश्चात क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। और अभी तक क्या हो रहा था कि भारत लगभग 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में रहा था। अब जब 1857 का व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ तो उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन व्यवस्था नहीं संभालेगी, वो सिर्फ व्यापार को संभालेगी। अब वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई, ब्रिटिश सरकार के पास आ गई। किसके पास आ गई, ब्रिटिश सरकार। अभी तक क्या था, जो भारत था ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। सारी वास्तविक शक्ति किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। लेकिन अब वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई, ब्रिटिश सरकार के पास आ गई। अब जब ब्रिटिश सरकार के पास आ जाएगी तो इस टाइम पे क्या होगा, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय रख दिया जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि उस टाइम पे क्या थी, महारानी एलिजाबेथ थी। अब महारानी एलिजाबेथ भारत में शासन करने के लिए तुरंत तो भारत आ नहीं सकती कि बार बार भारत आती रहेंगी। तो उन्होंने एक ऐसा गवर्नर बनाया जिसे क्या बोला गया, वायसराय। वो क्या करेगा, सारी देखरेख करेगा, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति को आप क्या बोलते हैं, राज्यसभा का सभापति भी बोलते हैं ना। लेकिन जैसे भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा में जाता है तो उससे आप क्या बोलते हैं, राज्यसभा का उपसभापति। और बाहर क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यही चीजें क्या होगी, जो गवर्नर जनरल हो गया। अब जब वो क्या कर रहा था, महारानी एलिजाबेथ की तरफ से काम कर रहा था, उनके स्थान पे काम कर रहा था, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ तो बार बार वहां से आ नहीं सकती थी। इसलिए क्या कर रहा था, उनके स्थान पे वो जो काम कर रहा था गवर्नर, इसलिए वहां पे इसको क्या बोला कि भारत का वायसराय बोला गया। क्या बोला गया, भारत का वायसराय। ठीक है। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, केंद्रीय नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया। जैसे दो नए चीज गठन किए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और एक नया पद सृजित किया, जैसे क्या कहते हैं, भारत का राज्य सचिव। भारत का राज सचिव एक ऐसा पद कि जब ब्रिटेन की महारानी को या किसी और को भारत के बारे में जानने की इच्छा होगी तो ऐसा तो नहीं कि अलग अलग से पूछेंगे, तो उसको क्या था, भारत के बारे में पूरे लेखा जोखा सबको विवरण तैयार रखना होता है। जब इसकी जैसे महारानी एलिजाबेथ को जानना है कि भारत की शासन व्यवस्था किससे चली, तो किससे पूछती थी, भारत के राज सचिव से पूछती थी। पूछताछ, लेखा जोखा, इस सबको विवरण पूछा जाता था भारत के राज सचिव से। तो इस नए पद का क्या किया गया, सृजन किया गया।
अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं, भारत का परिषद अधिनियम, जो कब आया था? 1861 में आया था। इसमें क्या हुआ? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो प्रोसेस चल रही थी उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जा रहा था। ये किसमें हुआ? भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके पश्चात क्या हुआ? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब आपसे पूछ सकते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? तो किसमें? 1861 के जो एक्ट हुआ था उसमें क्या हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब आपको पता होना चाहिए अध्यादेश क्या होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब जैसे क्या होता है, आपात स्थिति आ जाए, आपात स्थिति में क्या होता है? जैसे आपको पता है कोई भी हमारे संविधान का नियम कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। लेकिन आपात स्थिति में ऐसी कंडीशन हो कि संसद का कोई भी सत्र भाग का चल ही नहीं रहा है। अब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अब इस टाइम पे आपको नया कानून की आवश्यकता है देश के हित के लिए। देश में आपात स्थिति लगी तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी कर देगा। वो अध्यादेश का क्या होगा? 6 माह तक मान्य होगा। कितना? 6 माह तक। अब उसके पश्चात क्या होगा? अगर वो संसद में पारित हो जाता है वो कानून बन जाता है, नहीं तो क्या होगा? 6 माह पश्चात तो क्या होगा? रद्द हो जाएगा। यही क्या होता है? अध्यादेश। कि आपात स्थिति में राष्ट्रपति जो आदेश जारी कर देता है वही आदेश सर्वमान्य होगा। उस टाइम पे वो क्या होगा? आपका अध्यादेश होगा। जब आपात स्थिति चलोगी तो कोई भी राज्य सरकार, कोई भी सरकार, कोई भी पक्ष, कोई भी विपक्ष या कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता? उस अध्यादेश के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, अध्यादेश के खिलाफ नहीं बोल सकता। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो राष्ट्रपति का आदेश उस स्थिति में जारी होता है जब देश में क्या होगा? आपातकाल की स्थिति होगी। तो ऐसे ही क्या हुआ? आपके वायसराय को क्या कर दिया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अब चलिए हम पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1822 का क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम हुआ। इसमें क्या हुआ? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की भी बढ़ाई गई। जैसे क्या होता है? गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं? जैसे प्रमुख राजाओं का कोई मंत्री हुआ या कुछ प्रमुख राजा या अन्य अन्य लोग हुए, उन सबको क्या हो रहा था? केंद्रीय और विधान परिषद में क्या हो रहा था? उनकी संख्या बढ़ाई जा रही थी। किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1822 के द्वारा। इसके अलावा क्या होता है? विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। अभी तक क्या था? जब बजट पारित करते थे इसमें कोई भी बहस का अधिकार नहीं मिला था। अब क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत इन्हें क्या हुआ? बजट का पर बहस करने का अधिकार मिला। इसके अलावा क्या हुआ? इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अनुमति दे दी गई कि वह केंद्रीय कानून को अपने प्रांत में परिवर्तित कर सकती है। जो गवर्नर जनरल था उसको ये अनुमति होगी, जो केंद्रीय कानून बन के आएगा आवश्यकता पड़ने में क्या होगा? अपने प्रांत में, अपने प्रेसिडेंसी में उसको क्या कर सकते हैं? परावर्तित चेंज कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं। किस अधिनियम में बोला गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1822 के अंतर्गत कहा गया। अगला हम पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब मार्ले कौन थे? जॉन मार्ले। उस समय पे क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? जॉन मार्ले। इन्हीं के टाइम पे एक सुधार है जिसे इन्हीं के नाम से क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, जिसको आपको मैंने आपके मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल से समझाया भी था कि मार्ले मिंटो सुधार क्या था और ये कब आया था। तो कब आया था? आपके 1909 में आया था। इसमें जैसे आपको पता है कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ। उस टाइम पे मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर रही थी अपने लिए। तो इसमें क्या हुआ? मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किसमें? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। और इसके अलावा क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे इन्हें क्या किया? प्रथम भारतीय थे जिन्हें क्या कर दिया गया? विधि का सदस्य बनाया गया। किसमें? 1909 के आपके मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। इसके अलावा 1911 में आपका क्या आता है? भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इस समय क्या होता है? आपकी राजधानी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी राजधानी क्या होता है? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होता है। जेम्स का आगमन होता है, उनकी पत्नी का आगमन होता है। इसी समय क्या हो रहा था? दिल्ली दरबार का गठन भी किया गया। तो आपसे आप ये सब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में समझाया था। यहाँ पे आपसे क्या कर रहे हैं? पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जब 1911 का भारत शासन अधिनियम है, इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस चीज को याद रखना। कई बार ऐसे पूछ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? तो कब आया था? 1911 में। इसके पश्चात आपके क्या होते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे आपको पता है कि कहा गया था जब तक क्या होगा? नवीन संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा तो स्वतंत्रता के पश्चात जो होगा दोनों अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की शासन व्यवस्था
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलाई जाएगी। ये अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया अंतिम अधिनियम, तो इस चीज को भी याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया तो पहला अधिनियम कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला कानून था। और अंतिम कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी समय क्या किया, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जैसे आपको पता है इससे पहले आपको क्या हुआ था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा आपके दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसी समय क्या होता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। और इसी समय आपके क्या हुआ था, 11 प्रांतों में चुनाव भी किया गया था जिसमें भारतीय शामिल हुए थे। इस तरह से आज हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, भारतीय संविधान के क्या प्रमुख गुण होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब इसके आगे के वीडियो में हम संविधान के बारे में धीरे धीरे प्रस्तावना, संविधान के भाग, अनुसूचियां, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते रहेंगे। अगर ये सीरीज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इन सबके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।